नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये जो दो टॉपिक हैं वो पूरे कर लिए थे और आज जो है अपने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये कार्यपालिका से संबंधित जो है वो अंतिम टॉपिक है जो कि आपके रीट के सिलेबस में है और साथ ही साथ दूसरे सिलेबस में भी जहां जहां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मेंशन है तो वहां जो है ये टॉपिक जो है उस एग्जाम के लिए है, आपको लिए पढ़ना अनिवार्य है। और लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो टॉपिक है वो जरूर जो है वो होता है। तो आज की इस क्लास में अपन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, अनुच्छेद और उनके तहत जो बनने वाले क्वेश्चन है उन पर जो है चर्चा करेंगे और अपनी इस क्लास में जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वाला जो टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आपको उच्चतम न्यायालय के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है वो पढ़ाया जाएगा। आज का अपन टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो, तो टॉपिक है अपना प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए शुरू करें। देखो, प्रधानमंत्री का और मंत्रिपरिषद का जो है प्रावधान है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों पढ़ रहे हैं अपन साथ साथ। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 74 से लगाकर अनुच्छेद 78 तक, अनुच्छेद 74 से लगाकर अनुच्छेद 78 तक, अनुच्छेद 74 से लगाकर अनुच्छेद 78 तक। अब क्या क्या कहा गया है? संसदीय शासन की धुरी कहा गया प्रधानमंत्री को। संसदीय शासन की क्या कहा गया? धुरी। संसदीय शासन जो है उसकी धुरी यानी संसदीय शासन जो है वो पूरा प्रधानमंत्री के आसपास, प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द जो है वो चलता है, इर्द गिर्द चलता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो मुखिया जो होता है उसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। आगे, प्रधानमंत्री का पद जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा में जिनके पास बहुमत होगा, जो बहुमत दल का नेता होगा वो जो है प्रधानमंत्री होगा। वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, यानी लोकसभा का नेता होता है। फिर आगे, विधायिका एवं कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। अपन ने पढ़ा था कि संवैधानिक अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होता है, संवैधानिक अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होता है और वास्तविक अध्यक्ष जो है वो उपराष्ट्रपति होता है। एक प्रश्न कल की क्लास में नीचे कमेंट में पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान क्यों नहीं है? तो वो उसका उत्तर किसी के पास नहीं है। भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के पद का, तो वह नहीं है। अब वो क्यों नहीं है उसका उत्तर आई थिंक संभव नहीं है। ठीक है, उत्तर क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर यही है कि भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। और फिर भी अगर आपका उत्तर प्रश्न है कि भाई क्यों नहीं है तो फिर वो उसका कोई उत्तर नहीं है। क्लियर? चलो, तो ये वास्तविक अध्यक्ष है और संवैधानिक प्रमुख या संवैधानिक अध्यक्ष किसे माना गया है? राष्ट्रपति जी को। मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के बीच कड़ी का कार्य करता है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच जो है कड़ी का कार्य कौन करता है? तो वो करता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का कार्य करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री सूर्य की भांति है जिसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं तथा संविधान के सारे मार्ग प्रधानमंत्री की ओर उन्मुख होते हैं। इंपॉर्टेंट, ये कोटेशन किसका है? तो अंबेडकर जी का। अंबेडकर जी का ये कोटेशन है कि प्रधानमंत्री सूर्य की भांति है जिसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं तथा संविधान के सारे मार्ग प्रधानमंत्री की ओर उन्मुख होते हैं। संविधान के समस्त मार्ग जो है वो प्रधानमंत्री की ओर उन्मुख होते हैं। ये कोटेशन किसका है? तो अंबेडकर जी का। इंपॉर्टेंट है। अब आगे अनुच्छेद, पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 74। राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने हेतु एक मंत्रिमंडल होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये लाइन एज इट इज अपन ने जब राष्ट्रपति पढ़ा तब अपन ने अनुच्छेद 74 में ये लाइन पढ़ी थी कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका कि प्रमुख जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74। ठीक है, फिर आगे अनुच्छेद 75। मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में जितने भी प्रावधान है वो किसमें है? तो अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 के तहत जो है मंत्रियों का जो है नियुक्ति जो है उससे संबंधित जो है प्रावधान है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट और लाइन, पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 75(1). यह प्रश्न एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 75(1). अनुच्छेद
75(1) के तहत जो है वो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब आगे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री समानांतर चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, ठीक है ना, साथ साथ ही पढ़ना है आपने को इसको। मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति तो वो करता है, लेकिन उनको पोर्टफोलियो देने का, उनको विभाग देने का जो है वो विशेषाधिकार प्रधानमंत्री के पास है। उनको किसको कौन सा विभाग देना है वो विशेषाधिकार किसके पास है? वो प्रधानमंत्री के पास है। ध्यान रखना, ठीक है। फिर आगे मंत्रियों का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी राष्ट्रपति किसी को अगर हटा दे तो वो मंत्री नहीं रहेगा। जब तक राष्ट्रपति का मतलब प्रसाद पर्यंत या राष्ट्रपति का सहयोग, राष्ट्रपति का साथ, राष्ट्रपति के द्वारा जो है उसे मंत्री माना जा रहा है, जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को नहीं हटाया जा रहा है तब तक जो है वो मंत्री बना रहेगा, प्रसाद पर्यंत तक। प्रसाद पर्यंत तक जैसे ही राष्ट्रपति ने किसी को मंत्री पद से हटाया तो वो मंत्री नहीं रहेगा, ठीक है। आगे यानी इसका सीधा सीधा है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहता है? तो राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी। उत्तरदायी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहता है, ठीक है। अब सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब अपन ने लोकसभा पढ़ी तब ये चीज अपन ने क्लियर भी की थी कि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? लोकसभा के प्रति रहनी है, क्योंकि जब तक लोकसभा में कार्यकाल रहेगा, लोकसभा में जो सरकार के पास बहुमत रहेगा तब तक मंत्रिपरिषद रहेगी। जिस दिन लोकसभा में बहुमत खत्म हो गया या बहुमत समाप्त हो गया, बहुमत नहीं रहा, तो जो मंत्रिपरिषद है वो भी भंग हो जाएगी, ठीक है। अब आगे वाली लाइन यही क्लियर करिए, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा पर निर्भर करता है, लोकसभा पर निर्भर करता है। फिर आगे लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव से पहले भी पदम्युक्त कर सकती है। लोकसभा जो है मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव से पहले भी पदमुक्त कर सकती है। अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है उसके आधार पर भी जो है पदमुक्त कर सकती है, और पहले भी जो है लोकसभा चाहे तो उसे किसी मंत्रिपरिषद को जो है वो पदमुक्त कर सकती है, ठीक है। अब अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्या है? तो अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु लोकसभा में 50 सदस्यों की लिखित सहमति आवश्यक है। कितने सदस्यों की? 50 सदस्यों की लिखित सहमति होनी चाहिए। 50 सदस्यों की लिखित सहमति होगी तभी जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज तक 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन एक भी बार पारित नहीं हुआ, एक भी बार पारित नहीं हुआ। 28 बार जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन एक भी बार पारित नहीं हुआ है, ठीक है। फिर आगे सर्वाधिक 15 बार इंदिरा गांधी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इस 28 में से 15 बार तो अकेले इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है विरुद्ध जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसमें आई थिंक कोई ज्यादा डिस्कशन या ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, तो आप लोग एज इट इज जो है इन लाइनों को याद कर ले, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले इसका। चलो आगे बढ़े। इसमें कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। दोनों अनुच्छेद आपको दोनों याद रखने, 74 और 75। 75 के तहत तो है मंत्रियों की नियुक्ति है, और 75(1) के तहत जो है, 75 के तहत तो सारा पूरा मंत्रिमंडल बनाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा पूरा मंत्रिमंडल बना दिया गया, और उसमें से एक को प्रधानमंत्री बनाना है, तो 75(1) के तहत 75 मंत्रिमंडल में से एक को प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल बनाया 75 में, एक को प्रधानमंत्री बनाना है तो 75(1), ठीक है। चल आगे। एक मंत्री को अविश्वास प्रस्ताव से पदमुक्त नहीं किया जा सकता। एक मंत्री को नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता भाई? एक मंत्री को जो है अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर पदमुक्त क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों? क्योंकि मंत्री व्यक्तिगत रूप से जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति जो है वो मंत्रिपरिषद जो है वो उत्तरदायी होती है, इसलिए मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है, न कि एक मंत्री को हटाया जा सकता है अविश्वास से। आई थिंक ये क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा, ये कंसेप्ट जो है आपके क्लियर हो गया होगा कि एक मंत्री को जो है वो अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, न कि लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है,
और मंत्री परिषद को जो है वो हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव से। अब आगे, यदि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो संपूर्ण मंत्री परिषद पदमुक्त होगी। देखो वही बात कि एक मंत्री को अगर राष्ट्रपति हटाता है तो जो मंत्री परिषद है उस पर कोई नहीं है। अगर एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव इसलिए नहीं लाया जाता है, अगर एक मंत्री के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है इसका मतलब वो पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध है, वो एक मंत्री के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। एक मंत्री के विरुद्ध नहीं माना जाएगा, भले ही वो एक मंत्री के विरुद्ध लाया गया है, लेकिन वो सामूहिक मंत्री परिषद के विरुद्ध माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो पारित हो गया तो संपूर्ण मंत्री परिषद जो है वो समाप्त हो जाएगी, न कि केवल के भाई एक मंत्री के खिलाफ लाया है तो उन्हीं मंत्री जी को है अविश्वास प्रस्ताव से पद मुक्त किया जाएगा। नहीं, पूरी की पूरी मंत्री परिषद जो है वो पद मुक्त की जाएगी। इसीलिए जो है एक मंत्री के खिलाफ जो है वो प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। आई थिंक कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा, नहीं तो खूब सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आगे, संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद रूपी जहाज एक साथ तैरती है तथा एक साथ डूबती है। मार्ले ने ये शब्द कहा था, मार्ले मिंटो वाले मार्ले ने ये कहा था कि भाई संसदीय व्यवस्था में मंत्री परिषद रूपी एक जहाज ऐसा है जिसमें या तो एक साथ ही चलते हैं, एक साथ ही तैर रही है, या फिर डूबेगी तो सब डूबेंगे, डूबेगी तो सब डूबेंगे। ठीक है, मंत्री परिषद जो है वो एक जहाज है, वो ऐसी जहाज है जो एक साथ ही तैरती है। अगर डूब गई तो सारे के सारे मंत्री जो है एक साथ जो है मंत्री परिषद वाली जहाज जो है वो डूबती है। ये कोटेशन किसका था? तो मार्ले का। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट। अब मंत्री परिषद ही बात कर रहे हैं। एक शब्द और आता है अपने मंत्रिमंडल। खूब जगह अपन सुनते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक इतने बजे आयोजित होगी और उसके बाद जो है वो मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल का मतलब होता है कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री जितने भी होते हैं उनसे मिलकर बनती है मंत्रिमंडल। और मंत्री परिषद में समस्त मंत्री, प्रधानमंत्री और समस्त मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री जो है सभी जो है शामिल होते हैं और वो बनती है मंत्री परिषद। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। हर जगह शब्द यूज किया जा रहा है मंत्री परिषद, ना कि मंत्रिमंडल। कहीं पे भी मैंने मंत्रिमंडल शब्द यूज नहीं किया, यहां यूज करूंगा क्योंकि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 352(3) के तहत किया गया, वो भी 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, अनुच्छेद 352(3) के तहत जो है वो ही जो है इसका प्रयोग किया गया। इनमें क्या अंतर है ये अपन लास्ट में देखेंगे। ठीक है, फिर अनुसूचित 3 के प्रारूप में मंत्रियों के पद की एवं गोपनीयता की अलग अलग शपथ दिलाई जाती है। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये मैंने उपराष्ट्रपति जब पढ़ाया था तब बताया था कि अनुसूचित 3 में उनकी शपथ का प्रावधान नहीं है, अनुच्छेद 69 के तहत ही है। ये जो बारीक बारीक चीजें हैं वो ध्यान रखनी है आपको। अपन क्या एक कंटिन्यू ये की रटते हैं कि मंत्री परिषद की जो शपथ है उसका प्रावधान अनुसूचित 3 में, राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान अनुसूचित 3 में, तो उपराष्ट्रपति भी ऑटोमेटिक अपन उसमें गिन लेते नहीं। सेपरेट रखकर ही पढ़ना है, सबको सेपरेट रखकर ही पढ़ना है। ये मैं हर क्लास में कह रहा हूं। ठीक है, अनुसूची 3 में इनकी शपथ का प्रावधान है। फिर मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, अभी अपन ने पढ़ लिया। मंत्रियों की शपथ तीसरी अनुसूची के तहत कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। यह भी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने बात चर्चा की थी इस बारे में। यदि किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति स्वतंत्र होता है। जिस दल को जो है वो सर्वाधिक सीटें मिली है उनको जो है वो सरकार बनाने का न्योता राष्ट्रपति दे सकते हैं। अगर एक तरफा बहुमत मिला है तो जो जिनको बहुमत है वो सरकार बनाने के लिए जो है वो न्योता उनको दिया जा सकता है, वो आ सकते हैं सरकार बनाने के लिए जो है दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि एक जो है दल को जो है वो पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय जो है वो स्वतंत्र है कि वो अपने स्वविवेक से जो है वो निर्णय ले सकता है। ठीक है, आगे लगातार 6 माह तक संसद सदस्य नहीं रहने पर मंत्री पद नहीं रह सकता। इंपॉर्टेंट है, कोई मंत्री बना दिया गया, किसी को मंत्री बना दिया गया तो उसको 6 माह के अंदर अंदर जो है वो संसद की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता या संसद की सदस्यता
राज्यसभा लोकसभा में से किसी की भी संसद सदस्यता लेना अनिवार्य है। संसद सदस्यता लेना अनिवार्य है। नियुक्त तो कर सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उसको संसद सदस्यता लेना अनिवार्य है। आगे, पीएम या मंत्री की नियुक्ति होने के लिए सदन की सदस्यता आवश्यक है? नहीं तो 6 माह के में संसद सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक होगा। बनाया जा सकता है, किसी को भी जो है विधानसभा सदस्य है उनको भी वहां बनाया जा सकता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उनको भी प्रधानमंत्री या फिर मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर जो है उन्हें या राज्यसभा या लोकसभा किसी भी एक सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। ठीक है, ऐसा उदाहरण है। आगे, पीएम नरसिम्हा राव 1991 और एचडी देवेगौड़ा 1996 में पीएम बनते समय सदन के सदस्य नहीं थे, तो पीवी नरसिम्हा राव ने लोकसभा की तथा देवेगौड़ा ने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की थी। ठीक है, ध्यान रखना, नरसिम्हा राव तो लोकसभा सदस्य बने थे और देवेगौड़ा राज्यसभा सदस्य बने थे। प्रधानमंत्री जब इन्होंने शपथ ली प्रधानमंत्री के रूप में, तब ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तब ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद का मंत्री बन सकता है, लेकिन शर्त वो है कि 6 माह के अंदर अंदर पहले चाहे तो लोकसभा की चाहे तो राज्यसभा की सदस्यता लेना अनिवार्य। आई थिंक ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो आगे बढ़े। अब है अनुच्छेद 75(6), एक विशेष प्रावधान है। संसद संघ मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण करती है। 75(6) के तहत जो है संसद को यह अधिकार है कि वेतन भत्तों का जो है वो निर्धारण करती है। मंत्रियों के वेतन व भत्ते संघ की संचित निधि से देते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत बताइए भाई, लिखिए आप कमेंट बॉक्स में प्रीमियर के दौरान। तो अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 266 के तहत जो है वो संचित निधि का जो है प्रावधान किया गया है। फिर आगे इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद में अधिकतम प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% ही होगी, 82 मंत्री बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, टोटल कितने, कुल जितने भी सदस्य है उसका 15% ही मंत्री बन सकते हैं। यानी कितने मंत्री बन सकते हैं, 82 मंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री सहित, पीएम सहित टोटल कितने मंत्री बन सकते हैं, तो 82। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान से भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में भी सेम प्रावधान है। राजस्थान में कुल सदस्य कितने विधानसभा के, 200 है, कितने मंत्री बन सकते हैं, 15%, यानी टोटल कितने मंत्री बन सकता है, 30 मंत्री। राजस्थान में कितने मंत्री बन सकता है, 30 मंत्री। ऐसे कैसे भारत में कितने, तो 82 मंत्री बन सकते हैं। और न्यूनतम मंत्रियों की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है। न्यूनतम कितने हो सकता है उसका कोई निर्धारण नहीं, अधिकतम का निर्धारण है कि टोटल जो सदस्य है लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए है। मंत्रिपरिषद में अधिकतम जो सदस्य है, 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत यह प्रावधान किया गया कि टोटल सदस्यों का 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते। क्लियर, चलो आगे बढ़े। अब है प्रधानमंत्री की योग्यता। वो ही सीधी सीधी बात है, भारत का नागरिक हो, दिवालिया पागल घोषित नहीं हो। न्यूनतम आयु लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या आयु चाहिए, 25 वर्ष, तो इनकी भी 25 वर्ष आयु हो। किसी भी सदन का सदस्य हो, संसद का सदस्य हो, ये वो मैंने बता दिया। अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर अंदर जो है वो सदस्य बनना अनिवार्य है। पीएम का, अब आगे, पीएम का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। एक शब्द यूज किया गया, सामान्यतः 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष नहीं, सामान्यतः मतलब अन्य बातें समान रहने पर। एक कॉमर्स का स्टूडेंट, हमारे कॉमर्स में ये लाइन कही जाती है, कॉमर्स जो सब्जेक्ट है उसमें एक लाइन कही जाती है, इकोनॉमिक्स में ये लाइन कही जाती है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर कॉमर्स में एक बात कही जाती है। तो वही अन्य बातें समान रहने पर 5 वर्ष है। अन्य बातें कौन सी समान रहने पर, लोकसभा में बहुमत रहे, मंत्रिपरिषद भंग नहीं हो, लोकसभा भंग नहीं हो, उन कंडीशन में जो है वो 5 वर्ष कार्यकाल होता है। ठीक है, आगे, पीएम के त्याग पत्र देने पर या पद रिक्त हो जाने पर मंत्रिपरिषद भंग होती है, न कि लोकसभा। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगर प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाता है, भले किसी भी कारण से प्रधानमंत्री का पद खाली होता है, तो मंत्रिपरिषद भंग होती है, न कि लोकसभा। मंत्रिपरिषद भंग होगी सिर्फ
लोकसभा भंग नहीं होगी, लोकसभा भंग नहीं होगी। पुनः नई मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा और नए प्रधानमंत्री जी की जो है वो नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा। क्लियर? 75(1) के तहत। ठीक है, फिर आगे आता है अनुच्छेद 78, इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, ये प्रश्न भी एक बार फर्स्ट ईयर में पूछा हुआ है, अनुच्छेद 78 वाला। प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन है, इंपोर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखना। कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का जो है वर्णन करता है, विवरण देता है? तो अनुच्छेद 78, 78, 75 में नियुक्ति, 75(1) में प्रधानमंत्री, 75 में मंत्रिपरिषद की, और 78 में ध्यान रखना उनकी शक्तियों का एवं कार्यों का वर्णन है। राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य पीएम एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, ये अपन ने अभी बात पढ़ ली थी बारे। ठीक है, फिर आगे अनुच्छेद 78(a) क्या कहता है कि प्रधानमंत्री प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को देगा। प्रशासनिक एवं विधायी जितने भी कार्य हैं जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाएंगे, उनकी समस्त की सूचना जो है वो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देगा। ये किस अनुच्छेद में? 78(a) मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दूसरा भी इंपोर्टेंट है, 75(b) भी इंपोर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा सूचना मांगने पर पीएम प्रशासनिक एवं विधायिक कार्यों की सूचना देगा। दोनों वेरी मोस्ट है क्योंकि बहुत क्लोज है। एक तो प्रधानमंत्री स्वविवेक से दे रहा है, इच्छा से दे रहा है, जो सूचनाएं जो है वो प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वविवेक से और इच्छा से जो है वो सूचनाएं दी जा रही है। और एक राष्ट्रपति द्वारा मांगने पर, राष्ट्रपति द्वारा सूचना मांगी जाने पर, सूचना की जो है मांग की जाने पर, सूचना मांगने पर जो है प्रधानमंत्री प्रशासनिक और विधायी कार्यों की सूचना देगा। बात दोनों में एक है, बात दोनों में एक है, लेकिन ध्यान रखना दोनों का अंतर जो है वो आपको ध्यान में होना चाहिए, ए और बी, 78(a) और 78(b). फिर आगे है प्रधानमंत्री निम्न संस्थाओं का प्रतिदिन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री निम्न संस्थाओं का प्रतिदिन अध्यक्ष होता है। किन किन का प्रतिदिन अध्यक्ष होता है? यह प्रश्न इंपोर्टेंट है। नीति आयोग का होता है, फेमस है, जो कोई समस्या नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये लगभग सबको याद होता है। एक तो ये याद रखना, राष्ट्रीय एकता परिषद, ये बहुत कम संभावना रहती है कि याद रहता है। और ये अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ अपन राष्ट्रपति करके आ जाते हैं, लेकिन इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अंतरराज्यीय परिषद जो है उनका अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री है। ठीक है, फिर आगे मंत्रिपरिषद का है ही अपने को पता है, मंत्रिमंडल का मुखिया है ही है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो है वो अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। इंपॉर्टेंट, देखो मैटर खूब सारा है, खूब सारी चीजें जो है वो, लेकिन अपने को जो नहीं आता है या अपने को अपने ध्यान से लैप्स हो सकता है, या जिस चीज को अपन याद करें, जैसे अंतरराज्यीय परिषद का प्रतिदिन अध्यक्ष, इसको थोड़ा गौर करके याद करना है। क्यों? क्योंकि इसमें संभावना ये रहती है कि ये परीक्षा में पूछे जाने पर अपन राष्ट्रपति वाले ऑप्शन की तरफ जाने की संभावना ज्यादा रहती है। उन जो चीजें हैं, मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे कि उन चीजों को आपको ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना। जैसे राष्ट्रीय एकता परिषद, अब राष्ट्रीय एकता परिषद आते ही अपने दिमाग में आता है राष्ट्रपति जी अध्यक्ष होने चाहिए, नहीं, प्रधानमंत्री अध्यक्ष है। कौन अध्यक्ष है? प्रधानमंत्री। क्लियर? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, राष्ट्रपति जी नहीं, प्रधानमंत्री अध्यक्ष है। ये कुछ चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी, सेपरेट करने का थोड़ा ध्यान रखना है। और पीएम मंत्रियों को मंत्रालय का आवंटन करना, अब भी जस्ट अपन ने बात की थी जब राष्ट्रपति द्वारा जो है मंत्रियों की नियुक्ति की बात अपन कर रहे थे, तब मैंने ये चीज बताई थी कि किसको क्या मंत्रालय देना है, ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है। मंत्री को बर्खास्त राष्ट्रपति करेगा पीएम की सलाह पर। वो भी मंत्री को बर्खास्त करना है तो उसकी सलाह भी प्रधानमंत्री जी देंगे, तब राष्ट्रपति जो है वो उनको बर्खास्त करेंगे। अब मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणियों के मंत्री होते हैं? एक संसदीय सचिव और होता है, वो उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। विशेष मंत्रिमंडल में तो 3 ही हो, मंत्रिपरिषद में तो 3 ही होते हैं। पहला होता है, एक तो होता है राज्य मंत्री, एक होता है उपमंत्री। उपमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते, ध्यान रखना, ठीक है। और कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री। 3 तरह के, ये तो शायद बेसिक चीजें है, ये आई थिंक सबको पता ही होती है आजकल तो खूब। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे देखो, भारतीय संविधान में अब उप प्रधानमंत्री की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो आपको प्रधानमंत्री जी, मंत्रिपरिषद और उप प्रधान, मतलब पूरा मंत्रिपरिषद से संबंधित पूरा जो कंसेप्ट है वो आपके एकदम क्लियर करवाने का जो है प्रयास किया जाएगा। जो संवैधानिक जो चीजें हैं उनको जो है क्लियर करवाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का कोई उल्लेख नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ध्यान रखना।
उप प्रधानमंत्री, अब देखो मत कहना कि उप प्रधानमंत्री क्यों नहीं है, वो सेम उपराष्ट्रपति वाली बात कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का वही बात है कि उप प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है, यानी संविधान में उल्लेख नहीं है, तो इसका कोई उत्तर नहीं है कि क्यों उल्लेख नहीं है, ये उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब तक उप प्रधानमंत्री पद पर 7 व्यक्ति नियुक्त हुए हैं। कितने नियुक्त हुए? 7। अब तक 7 उप प्रधानमंत्री के पद पर 7 व्यक्ति नियुक्त हुए हैं, उसमें एक व्यक्ति 2 बार हुए हैं। एक व्यक्ति 2 बार हुए, चौधरी देवीलाल जी जो है वो 2 बार हुए हैं। ठीक है, उप प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट, उप प्रधानमंत्री जो है वो एज ए कैबिनेट मिनिस्टर का जो दर्जा होता है वो दर्जा जो है उप प्रधानमंत्री को दिया जाता है। उप प्रधानमंत्री गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक कैसे हुआ? क्योंकि संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं है तो कैसा हो जाएगा? गैर संवैधानिक। सीधी सी बात है। जिन जिन चीजों का जिन अपन संस्थाएं भी पढ़ते हैं कई बार कि ये वैधानिक संस्था है, यानी विधान द्वारा या कानून द्वारा स्थापित, ये गैर संवैधानिक संस्था है, यानी संविधान में उसका उल्लेख नहीं है। यानी गैर संवैधानिक संस्था का मतलब सीधा सीधा है कि संविधान में उल्लेख नहीं है। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तक 7 उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। पहले फर्स्ट जो हुए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरे मोरारजी देसाई। तीसरे 2 हुए थे तीसरे के समय, एक तो बाबू जगजीवन राम जी जो कनिष्ठ कहलाए और चौधरी चरण सिंह जो वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री कहलाए। 2 प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे, उप प्रधानमंत्री 2 उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे, एक तो कनिष्ठ और एक वरिष्ठ। कनिष्ठ बाबू जगजीवन राम जी कनिष्ठ और चौधरी चरण सिंह जी जो है वो वरिष्ठ। फिर वाईवी चौहान चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे और 6ठे नंबर पे मैंने अभी जस्ट बात की थी आपको कि चौधरी देवीलाल जी जो है वो 2 बार उप प्रधानमंत्री बने थे। और लास्ट जो 7वें नंबर पर बने थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी जी की जो सरकार थी उस समय जो है ये उप प्रधानमंत्री जो है वो बने थे। ठीक है, क्लियर? अब आगे मंत्रिपरिषद सदस्य मंत्री बनने की योग्यता संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। इंपॉर्टेंट। अब वापस वही सर, अगर नहीं है सदस्य तो 6 माह के अंदर अंदर उसको सदस्यता ग्रहण करनी है। अगर नहीं है तो 6 माह में संसद सदस्यता जरूरी। 6 माह के अंदर अंदर जो है वो संसद सदस्य बनना जरूरी है। ठीक है, फिर आगे मंत्रिपरिषद के सदस्य दोहरी शपथ ग्रहण करते हैं। इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सिर्फ सदस्य, लोकसभा सदस्य बनने की जो है वो शपथ ग्रहण करते हैं। अपन ने हर चीज को सेपरेट करके पढ़ा है। यहां दोहरी स्पेशल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये सिर्फ इनके लिए प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद जो है वो दोहरी शपथ, दोहरी कैसे हुई? एक बार तो लेते हैं लोकसभा सदस्य की और दूसरी शपथ लेते हैं मंत्रिपरिषद की। और उस जब मंत्रिपरिषद की लेते हैं तब भी जो है अपन ने पढ़ा अभी जस्ट, ये देखो, एक तो पद की और एक गोपनीयता की। जब वो मंत्री पद की भी जब शपथ लेते तब भी वो दोहरी शपथ ली जाती है। एक तो पद की शपथ ली जाती है और एक गोपनीयता की। 2 बार बोलते हैं। मैं राष्ट्रपति जी के द्वारा बोला जाता है, फिर वो शपथ बोलते हैं, उसके बाद वापस मैं और राष्ट्रपति जी के द्वारा बोला जाता है और फिर मंत्री जो बन रहे हैं उनकी तरफ से बोला जाता है। तो आपने अगर जो है उनका प्रसारण देखा होगा, आजकल तो सीधा प्रसारण हो जाता है, तो देखा होगा आपने, तो उससे आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो दोनों प्रकार से दोहरी शपथ कैसे हो गई? दोनों प्रकार से दोहरी शपथ है कि वो लोकसभा और मंत्रिपरिषद की शपथ लेता है, उस हिसाब से भी दोहरी शपथ है। और 2 शपथ लेता है, एक तो पद की और एक गोपनीयता की। पद और गोपनीयता की। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो मैंने एक बात की थी आपको, संसदीय सचिव, ये भी संवैधानिक पद नहीं है। ये भी कैसा पद है? गैर संवैधानिक पद है। ये एक वैधानिक पद है, यानी कानून द्वारा जो है बनाकर एक पद बना दिया गया है, संसदीय सचिव। संसदीय सचिव, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। अगर राज्य में बनाया गया तो मुख्यमंत्री। राज्य में किसी को बनाया तो मुख्यमंत्री। क्या शर्त होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य को संसदीय सचिव नहीं बनाया जा सकता, लोकसभा सदस्य होना अनिवार्य है। वैसे का वैसे राज्यों में विधानसभा के सदस्य जो होना जरूरी है। संसद द्वारा
ये पद जो है वो सृजित किया जाता है, संसद ही बनाती है ये पद, उनके द्वारा ही सृजित किया जाता है। मंत्री परिषद में शामिल नहीं होता है, मंत्री परिषद की न बैठक न मंत्री परिषद के किसी भी कार्यक्रम या मंत्री परिषद में जो है उसको गिना नहीं जाता, शामिल नहीं किया जाता है। राज्य मंत्री का दर्जा देते हैं। कौन सा मंत्री का दर्जा दिया जाता है? उसे राज्य मंत्री के समकक्ष जो है वो दर्जा दिया जाता है। अब मैंने एक बात कही थी आपको कि दो शब्द आते हैं अपने पढ़ने में, एक तो मंत्री परिषद और एक शब्द आता है मंत्रिमंडल। तो मंत्री परिषद जो है वो अनुच्छेद 74 और 75, अनुच्छेद 74 और 75, और मंत्रिमंडल जो है वो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352। 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए या राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका कि प्रमुख जो है वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और 75 के तहत जो है मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। 75 एक में जो है एक को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और मंत्रिमंडल का प्रावधान अनुच्छेद 352 में कौन से संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन से जो है ये जोड़ा गया था। अब क्या अंतर है देख लो। बड़ा कार्यकारी निकाय, मंत्रिपरिषद बड़ा कार्यकारी यानी राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों शामिल होते हैं, और मंत्रिमंडल लघु कार्यकारी है। क्यों? क्योंकि केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, तो ये छोटा हो गया। इसमें कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री सभी शामिल होते हैं, इसलिए ये जो है वो बड़ा मंत्रिपरिषद माना जाता है। मंत्रिपरिषद को बड़ा माना जाता है निकाय, और मंत्रिमंडल को छोटा निकाय माना जाता है। क्यों छोटा बड़ा निकाय माना जाता है? क्योंकि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री तीनों भाग लेते हैं मंत्रिपरिषद की बैठक में, और कैबिनेट मंत्री जो है, सिर्फ कैबिनेट मंत्री जो है मंत्रिमंडल में गिना जाता है, मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते हैं। आगे अपन ने पढ़ा होगा, देख आप लोगों ने न्यूज भी देखी होगी, अभी तो हाल ही में तो ज्यादा ही अपने न्यूज में ध्यान भी रहता है कि आज जो है इतने बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी और उसके तुरंत बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी, न्यूज में भी देखी होगी कि इतने बजे शाम 4 बजे जो है राजस्थान सरकार की कैबिनेट मंत्रियों की यहाँ सॉरी मंत्रिमंडल की बैठक होगी, और उसके तुरंत बाद जो है मंत्रिपरिषद की बैठक होने के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ये चीज एज इट इज अपन पढ़ते हैं, एज इट इज अपन सुनते हैं अखबार में वगैरह, तो ये वही ये अंतर होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल के निर्देशों को लागू करती है, यानी मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेने के निर्देश देती है। मंत्रिमंडल जो है वो राजनीतिक निर्णय लेती है, निर्णय लेने का निर्देश देती है कि भाई ये निर्णय लेना है, और मंत्रिपरिषद जो है उसको क्या करती है? लागू करती है। कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने कोई निर्णय लिया और मंत्रिपरिषद जो है उसको क्या करती है? लागू करती है। फिर आगे, सैद्धांतिक रूप से सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। सैद्धांतिक रूप से सभी सिद्धांतों में सभी शक्तियां इनके पास है, लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके पास है? मंत्रिमंडल के पास है। वास्तविक शक्तियां किसके पास है? मंत्रिमंडल। भले ही अनुच्छेद 1 में अंतर जो है उल्लेख है, लेकिन अनुच्छेद 1 सिर्फ 352 में उल्लेख है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो महत्व ज्यादा मंत्रिमंडल का होता है। फिर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी रहती है। मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदारी को लागू करती है। मंत्रिपरिषद जो है वो ये माना जाता है, ये कहा जाता है और ये होता है, संविधान में उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। इसको तय कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद तय करती है। कौन करती है? मंत्रिपरिषद। आई थिंक प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो है और मंत्रिमंडल से संबंधित जो है वो आपके पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेसिक चीजें जो है वो लगभग क्लियर होती है कि प्रथम प्रधानमंत्री जी कौन थे, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जी कौन है, ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, ये लगभग सबके क्लियर होती है। कंसेप्ट जो होता है वो आपको समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है। फिर उसके बाद जो टफ लेवल के क्वेश्चन जो बड़े एग्जाम में या जैसे RS लेवल के एग्जाम या उससे बड़े एग्जाम में पहली प्रायोरिटी इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RS, EO, RO सब में इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। इवन चतुर्थ श्रेणी में तक में क्वेश्चन जो है इनमें से बन जाते हैं। उसके बाद टफ लेवल जब आप प्रधानमंत्री और उनको पढ़ना चाहे तब उनके बारे में जो है विस्तृत अध्ययन जरूर थोड़ा बहुत अपने को जो है वो देख लेना चाहिए उनके बारे में। ठीक है, चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो अब कई लोगों का ये आ रहा है कि भाई सर रिवीजन, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जब पढ़ा रहा हूं तभी जो है साथ साथ में जो है वो रिवीजन जो है वो या फिर जो क्लास है वो जोड़ के जो है वो आपको ये कंप्लीट करवाना चाहता हूं ताकि जो है आपके कंसेप्ट जो है वो साथ साथ क्लियर होते जाए। इसलिए जो है वो रिवीजन वाला जो सिस्टम है वो थोड़ा रोका है। मैं चेक कर रहा हूं कि भाई क्या
क्या रिजल्ट आता है इसका। अगर हुआ तो रिवीजन भी करवा दे, रिवीजन करवाने में कोई नहीं, 2 मिनट टाइम लगता है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो आपको पूरी चीजें याद रहे। और दूसरी चीज सबसे बड़ा जो रिवीजन वाला जो है वो ये है कि जब क्लास चलती है तब प्रीमियर में के दौरान जो है मैंने 2-4 जब छुट्टियां थी तो छुट्टियों के समय मैंने 4-5 क्लासें मेरी खुद की देखी थी। जब प्रीमियर हो रही थी तब लगातार जो है वो बातें करने में रहते हैं, क्योंकि रिवीजन करवाएंगे तब जो है सही बात सही से जो है वापस एक बार कंसेप्ट जो है समझ में आ जाएगा। तो उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए उस बातें करने का जो है जो यहाँ लगातार जो आपस में बातें करते हैं उन चीज़ों को रोकने के लिए जो है ये रिवीजन जो है वो रोका गया है। रिवीजन जरूर करवाएंगे, मुझे जहाँ लगेगा कि भाई रिवीजन की आवश्यकता ज़्यादा रहती है तो वहाँ रिवीजन करवाएंगे। 2 राष्ट्रपति जी वाली 2 क्लासें थी तो कंटिन्यू रिवीजन 2 क्लासों में अलग अलग रिवीजन का संभव नहीं हो पा रहा था। अब अगर होगा तो रिवीजन भी जरूर करवाएंगे। अब कोशिश ये कर रहा हूँ कि भाई उनके साथ ही जब पढ़ा रहा हूँ तभी रिवीजन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी आपकी अगर डिमांड होगी तो जरूर अपन रिवीजन भी करवाएंगे। अगली क्लास से इस चीज़ का भी अपन ध्यान रखेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए सबको राम राम और जय हिंद।